क्या आपको पता है क्रेन से मटेरियल लिफ्टिंग के समय क्या सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए? क्रेन से मटेरियल लिफ्टिंग के समय या शिफ्टिंग के करते समय कभी कभी भार सीलिंग डिसैकल के फेल हो जाने से वजह से गिर जाता है तथा कभी क्रेन पलट जाता है, कभी बूम बेंड हो जाता है। जो क्रेन का बूम होता है वो कभी बेंड हो जाता है। कभी किसी की लटके भार के गिरने या उसके नीचे दबने से दुर्घटना हो जाती है। या अगर जहाँ पे काम हो रहा है वहाँ बिजली की लाइन से आसपास लिफ्टिंग करते समय इलेक्ट्रिक शॉक लगने का घटना आपने सुना होगा। और ऐसी घटनाएं मुख्यतः लिफ्टिंग के सही प्लानिंग न करने की वजह से होता है तथा सुरक्षा के विषय में सही जानकारी न हो या ओवर कॉन्फिडेंस हो, तो इस तरह की घटना का मूल कारण बनता है। तो आइए जानते हैं इन सब खतरों को निपटने के लिए जरूरी सुरक्षा नियम के बारे में। तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, किसी भी क्रेन को उपयोग में लाने से पहले दी गई चेकलिस्ट के माध्यम से इंस्पेक्शन करें। इस काम को करने के लिए प्लांट में कोई अधिकृत आदमी यानी कि जैसे सेफ्टी ऑफिसर या जो भी उसके बारे में नॉलेज रखता हो उसकी मदद लें। और उपयोग के दौरान क्रेन ऑपरेटर को क्रेन की चेकिंग डेली शिफ्ट का काम चालू करने से पहले करना चाहिए, क्योंकि हर दिन कोई ना कोई डिफेक्ट हो सकता है। अगर नहीं चेक करेंगे तो हो सकता है काम के दौरान कोई घटना हो जाए। इसके लिए चेकलिस्ट निर्धारित की गई है। अगर कोई डिफेक्ट मिलता है तो इसकी सूचना तुरंत अपने सुपरवाइजर को दें। और उपयोग के दौरान सभी क्रेन का मासिक निरीक्षण यानी कि मंथली इंस्पेक्शन सेफ्टी ऑफिसर के द्वारा होना चाहिए या जो कॉम्पिटेंट इंजीनियर है उनके द्वारा होना चाहिए। उपयोग के दौरान सभी क्रेन का सालाना निरीक्षण थर्ड पार्टी से यानी कि टीपीआई जिसको बोलते हैं, वो गवर्नमेंट उस आदमी को ऑथोराइज़ करती है कि आपको टीपीआई कर सकते हैं, और वही आदमी जो है वो 1 साल में आके करेगा और 1 साल का सर्टिफिकेट देगा और उसके ऊपर नंबर भी डालेगा। तो ये जो थर्ड पार्टी करता है वो कॉम्पिटेंट पर्सन होता है। तो कॉम्पिटेंट पर्सन होना अनिवार्य है। और क्रेन की टेस्टिंग का वैलिड सर्टिफिकेट भी आपको प्राप्त करना अनिवार्य है। सभी लिफ्टिंग गियर्स किसको बोलते हैं, जो क्रेन के हुक और मटेरियल के बीच में जितने भी उसको लिफ्टिंग गियर्स का यूज़ करते हैं, जैसे कि आपको डिसाइकल हो गया, पुली हो गया, ब्लॉक हुक हो गया इत्यादि, इसका न्यूनतम सालाना टेस्टिंग वो भी थर्ड पार्टी से कॉम्पिटेंट पर्सन से होना अनिवार्य है। टेस्टिंग का वैलिड सर्टिफिकेट रखना है, ये हमारा लीगल रिक्वायरमेंट है ताकि कभी भी चेक हो सकता है। और इसके बावजूद हर उपयोग से पहले खुद लिफ्टिंग गियर्स के कंडीशन को चेक करना है। सभी क्रेन में SLE यानी कि सेफ लोड इंडिकेटर, आप क्रेन के केबिन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको SLE मिलेगा, जहाँ पे कितना लोड उठाया वहाँ पे डिजिटली वो दिखाता है। और इस रेडियस में, इस बूम लेंथ पे, इस हाइट पे कितना उठा सकता है वो भी आपको एक बताएगा। तो ये तो रहना चाहिए, जिसको हम लोग SLE बोलते हैं, सेफ लोड इंडिकेटर। और एक एंटी ट्यूब ब्लॉकिंग होना का अनिवार्य है। एंटी ट्यूब ब्लॉकिंग क्या होता है कि आप क्रेन का हुक जहाँ पे होता है वो ऊपर जाता है बूम की तरफ, और हो सकता है कि ड्राइवर कहीं और देखे और ये जो हुक है वो बूम में वहाँ पे टकराए और ओवर मतलब कि कोई लिमिट नहीं रहने से वो खींचता रहेगा तो टूट जाने का खतरा रहता है। इसलिए वहाँ पे एक एंटी ट्यूब ब्लॉकिंग का यूज़ करते हैं, ताकि ये जब ऊपर जाए जैसे ही उसके नज़दीक पहुँचे ना, माने टकराने से पहले, तो इंजन ऑटोमेटिक जो है वो पावर सप्लाई बंद हो जाएगा। तो इस तरह से वहाँ पे सेफ्टी रहेगी। तो एंटी ट्यूब ब्लॉकिंग होना अनिवार्य है। और SLE से पता लगता है, जो सेफ लोड इंडिकेटर है, इससे ये पता चलता है कि हम कितना लोड उठा रहे हैं। और कंप्यूटर में सामने रीडिंग आती रहती है, जिससे कि हमें पता है कि ये सेफ़ है कि नहीं है। अगर ओवरलोडिंग होने पर क्रेन का पावर कट जाता है, वहीं एंटी ट्यूब ब्लॉकिंग को रोकता है तथा ऐसा होने पर क्रेन का ऑपरेशन काट देता है। हाइड्रा क्रेन में SLE का प्रावधान जो है वो ऑप्शनल है, उसमें हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। लेकिन जो बड़ी बड़ी क्रेनें हैं ना, उसमें तो कंपलसरी रहता ही रहता है। तो कभी भी किसी क्रेन व लिफ्टिंग गियर्स को ओवरलोड नहीं करें। जितना उसकी कैपेसिटी सेफ लोड
सेफ लोड उस पर लिखा हुआ है उससे ज़्यादा आपको नहीं उठाना चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो कभी भी दुर्घटना साइट पे होने का चांस नहीं रहेगा। सुरक्षित क्षमता जिसको हम बोलते हैं SWL यानी कि सेफ वर्किंग लोड, सभी क्रेन व लिफ्टिंग गियर्स पे मार्क होना चाहिए। आप देखेंगे हाइड्रा वगैरह पे भी लिखा रहता है कि 15 टन 14 टन, या आप अगर डी साइकिल वगैरह के ऊपर भी 2 टन 3 टन ऐसा लिखा रहता है। या आप कोई बेल्ट लेंगे ना तो अगर सीलिंग लेते हैं उसके ऊपर पंच मार के लिखा रहता है। अगर वेब वाला लेते हैं यानी कि वेब सीलिंग जो है उसके ऊपर भी एक टैग लगा के लिखा रहता है कि ये कितना उठा सकता है, नहीं तो उस पर सिलाई रहता है, वो सिलाई देख के आप पहचान सकते हैं। तो ये इसलिए किया जाता है जिससे कि जहाँ भी काम हो रहा है वहाँ पे कोई भी अगर उसको यूज़ करने जा रहा है तो उसको आसानी से पता चल जाए कि कितना लोड उठा सकता है। और डी साइकिल का जो पिन होता है वियर को चेक कर ले, क्योंकि हो सकता है उठाते उठाते उसका पिन जो है घिस जाता है और उसका थ्रेड जो है ख़त्म हो जाता है। तो ये हमें ध्यान देना है। और कभी भी जो डी साइकिल का पिन है वही यूज़ करना है, दूसरा कोई बोल्ट नहीं डालना है, क्योंकि उसका जो स्ट्रेंथ होता है उतना नहीं होता है और आप जितना मार्क रहेगा उठाएंगे और पहले ही टूट जाएगा। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड है वही काम करना है। और अगर उसकी थ्रेड ख़राब हो गया हो तब भी आसानी से निकलने का चांस रहेगा। तो अगर चूड़ी उसका मर गया हो, उसका थ्रेड ख़राब हो गया हो तो उसका यूज़ नहीं करना है। उसके बाद जो है सभी चेन ब्लॉक, आप जानते हैं चेन ब्लॉक का भी यूज़ करते हैं हम लोग, या विंच मशीन भी उठाने के लिए सामान का यूज़ करते हैं। तो इसका भी थर्ड पार्टी होना है। जितना भी लिफ्टिंग जो है ना इसका थर्ड पार्टी होता है, और ये थर्ड पार्टी कॉम्पिटेंट पर्सन कैसे ही होना है जो उसके बारे में जानकारी लिया हो, और बिना टेस्टिंग किए चेन ब्लॉक का उपयोग नहीं करना है। और ये टेस्टिंग कैसे होगी तो थर्ड पार्टी वाला आएगा, चेक करेगा उठा के, मान लीजिए 5 टन कैपेसिटी है तो 5 टन से थोड़ा ज़्यादा उठा के चेक करेगा, और फिर उसको अगर संतुष्टि होगी तो वो आपको एक सर्टिफिकेट देगा कि हाँ ये ठीक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और लिफ्टिंग से पहले उठाए जाने वाले लोड का सही आकलन कर लें, क्योंकि अगर लोड आपको पता ना होना कितना वज़न उठा सकता है तो फिर आप अगर उठाएंगे तो आप सही सीलिंग वीलिंग का यूज़ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कितना लोड है। तो लोड का आकार देख ले, किस आकार का है, कहाँ उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, किस तरह का है, उसका शेप एंड साइज उसका। तो ये सब देख के अगर उठाएंगे ना उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहाँ है तो पलटने का भी चांस नहीं रहेगा। ये सब ज़रूर चेक कर लेना चाहिए। उसके बाद जब भी हम लोड उठाने जाएंगे तो क्रेन के साइट कंडीशन देख लेना है, यानी कि रेडियस व लोड चार्ट के हिसाब से पर्याप्त क्षमता है कि नहीं। बड़ा बड़ा जो हम सामान उठाते हैं तो पहले हम लोग उसका लोड चार्ट देख लेते हैं कि उसमें उसका सही से उस रेडियस में, उस बूम लेंथ में हम उठा पाएंगे कि नहीं। अगर उठा पाएंगे तभी उठाना है। और लोड चार्ट जो देखना है वो क्रेन की क्षमता से 90% मैक्सिमम तक ही देखना है, उससे ज़्यादा नहीं देखना है, यानी कि 100 में कभी भी काम नहीं करना है। और क्रेन को समान रूप से लेवल साइडिंग ग्राउंड पे खड़ा करें, एकदम लेवल एक बराबर पे खड़ा करें। अगर ग्राउंड का कंडीशन सही नहीं है तो सही मोटाई का स्टील प्लेट इत्यादि डालकर अलग से मजबूती प्रदान करें, ताकि वहाँ ग्राउंड जो है वो ज़मीन धंसे नहीं, और अगर धंस गया तो क्रेन तो पलट जाएगा। उसके बाद जो है आउट ट्रिगर वाली क्रेन में आउट ट्रिगर के नीचे प्लेट डालना न भूलें, क्योंकि आउट ट्रिगर जहाँ होता है वहाँ पे प्लेट नहीं डालेंगे तो कई जगह मिट्टी धंस जाता है, जिसके कारण बैलेंस उसका ख़राब हो जाता है और वो पलटने का कारण बनता है। तो इसलिए प्लेट ज़रूर डालना है। अगर वो प्लेट छोटा पड़ा तो और लकड़ी का बड़े बड़े पटरे डाल सकते हैं, जिससे कि उसका स्ट्रेंथ और बढ़ जाए। और जब भार 2 क्रेन से उठाना हो, कभी कभी हम लोग 2 क्रेन से मिलके भी उठाते हैं, जिसको हम लोग टेंडम लिफ्टिंग बोलते हैं। और तो यहाँ पे कैपेसिटी लोडिंग जब 80% से ज़्यादा हो, तो भार 5 टन से ज़्यादा हो तो क्रिटिकल लिफ्ट कहते हैं। और ऐसी स्थिति में लिफ्ट प्लान जो है एक सही कॉम्पिटेंट इंजीनियर ही करे तो ज़्यादा अच्छा है। तो 2 क्रेन जब मिलकर उठाते हैं तो उसको हम लोग टेंडम लिफ्टिंग करते हैं, और ये क्रिटिकल लिफ्टिंग में आता है, मतलब बहुत ही क्रिटिकल है, कभी भी पलट सकता है। तो यहाँ पे सही से प्लानिंग होनी चाहिए। और क्रेन के हुक पे लोड जो है ना वो सीधा वर्टिकल देना है, यानी कि साइड में नहीं देना है, नहीं तो उसका क्या है कैपेसिटी कम हो जाती है। लोड को बैलेंस तरीके से सीलिंग के माध्यम से कनेक्ट करें, और सीलिंग इत्यादि अच्छी कंडीशन में होना चाहिए। सीलिंग में अगर एक से अधिक लेंग है, आप देखे होंगे कि कभी कभी सीलिंग जो है
उसमें 4-4 निकले होते हैं, यानी कि चारों कोने पे बांधने के लिए। तो अगर ऐसा हो तो बैलेंस होना चाहिए। और कभी कभी स्प्रेडर बीम का भी उपयोग लोड बैलेंस के लिए करते हैं। आप देखेंगे बड़े बड़े प्लेट उठाने के लिए या टैंक उठाने के लिए स्प्रेडर बीम लगाते हैं। अगर लोड लचक रहा है, उतना मजबूत नहीं है, तो एक बराबर लोड पड़ने के लिए लोड को पहले ज़मीन पर थोड़ा उठाएं, फिर होल्ड करें और सब कुछ चेक करके आगे की लिफ्टिंग करें। क्योंकि थोड़ा सा उठा लेंगे, अगर वो बैलेंस है, इसका मतलब कि हाँ कैपेसिटी में है और ये उठा पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अचानक से उठाएंगे तो हो सकता है कि वो पलट जाए। तो इसीलिए पहले थोड़ा सा उठा के ऊपर और थोड़ी देर रुकना चाहिए कि हाँ ठीक है कि नहीं। लोड को झटके से नहीं उठाना चाहिए, धीरे धीरे समान गति से लिफ्टिंग करें। झटका देंगे तो क्या होगा, डायनेमिक लोड आता है और लोड अचानक से बढ़ जाता है और इससे एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। लिफ्टिंग के काम में जो ट्रेंड वर्कर को रखना है, जो रिगर है, सिग्नल मैन है, फोरमैन है, ये सब ट्रेंड होने चाहिए, बढ़िया होने चाहिए। और सिग्नल मैन को एक चमकदार जैकेट पहनाना चाहिए। ऑपरेटर व सिग्नल मैन के बीच अच्छा तालमेल होना चाहिए, मतलब कि दोनों एक दूसरे की बात समझ पाएँ। तो दोनों को पहले बात कर लें, जो भी उनका सिग्नल है एक दूसरे को अच्छे समझ में आए। ये नहीं कि ये बोला है बूम उठाने के लिए, वो बूम डाउन कर रहा है, तो इससे एक्सीडेंट होने का चांस रहता है। लोड के नोकदार किनारों पर सीलिंग के किसी सॉफ्ट पैड को लगाएं, इससे सीलिंग का कटने का डर जो है कम हो जाता है। जैसे अगर मान लेते हैं कोर वाला है और हम बेल्ट लगा रहे हैं, तो कोने से वो बेल्ट कट जाएगा, इसलिए वहाँ पे कुछ पैकिंग मटेरियल, लकड़ी या कुछ पाइप काट के उधर साइड में लगाया, जिससे कि वो कोना जो है वो मर जाए और उससे क्या है कि वो सीलिंग जो है वो कटेगा नहीं। लोड के साथ टैग लाइन बांधना है, मतलब एक रस्सी बांधना है और ताकि उसका स्विंग को हम लोग कंट्रोल कर पाएँ। और बल्कि रस्सी से लोड स्विंग को कंट्रोल करें, हाथ से कभी भी जो लोड स्विंग हो रहा है उसको कंट्रोल नहीं करते, हो सकता है आपके ऊपर कभी भी गिर जाए, तो ये हमें ध्यान देना है। लटके भार के नीचे कभी नहीं जाना है, पहले ही सारा सामान वहाँ से हटा लेना है और ना ही नीचे खड़ा होना है, क्योंकि कभी भी हो सकता है कि फेल होए और गिर जाए, और जब गिरेगा तो आप जानते ही हैं क्या होगा। और लिफ्टिंग एरिया को बैरिकेड कर देना है, क्योंकि बाहर से जो लोग आएंगे जाएंगे उनको तो पता ही नहीं चलेगा कि वहाँ लिफ्टिंग हो रहा है। और चेतावनी बोर्ड भी आप लगाएं तो ज़्यादा अच्छा है कि यहाँ पे लिफ्टिंग का काम चालू है, आप सावधान हो जाएं। ऐसा करके एक बोर्ड वहाँ पे आप लगा सकते हैं। कभी भी टूटी फूटी काम चलाऊ गांठ वाली सीलिंग का उपयोग नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसकी कैपेसिटी कम हो जाती है। आप पूरा कैपेसिटी में उठाएंगे और कभी भी जो है वो टूटने का चांस रहेगा। और क्रेन को अगर स्विंग कर रहा है, मतलब कि मूव कर रहा है, तो काउंटर वेट का क्लियरेंस की जांच कर ले, पीछे कोई आदमी खड़ा तो नहीं है या कोई स्ट्रक्चर तो नहीं है। क्योंकि काउंटर वेट जब चलता है ना, तो हम जब क्रेन खड़ा करते हैं तो सही पोजीशन में, लेकिन जब काउंटर वेट घूमता है तो हो सकता है उधर कोई स्ट्रक्चर हो, कोई आदमी हो, तो हमेशा टकराने का भी खतरा रहता है। तो उसका स्विंग एरिया क्लीन पूरा होना है। और क्रेन में रिवर्स हॉर्न स्विंग अलार्म होना चाहिए, जिससे कि लोगों को अलर्ट किया जा सके। जब कभी क्रेन का उपयोग बकेट के माध्यम से आदमी को उठाने के लिए किए जाते हैं, तो बकेट जो है टेस्टेड व जो है प्रमाणित होने चाहिए, इसमें SWL लिखा होना चाहिए। कभी कभी हम बकेट में भी आदमी को लेके ऊपर जाते हैं, तो वहाँ पे उसके ऊपर ये सारा चीज़ होना चाहिए। और 35 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा हवा में लिफ्टिंग ना करें, क्योंकि उसके बाद जो है वो हवा का प्रेशर पड़ेगा और कभी भी टॉपलिंग होने का, यानी क्रेन पलटने का भी या सामान गिरने का भी चांस रहेगा। और एक से अधिक क्रेन से लोड उठाते समय एक मध्यवर्ती रिगर रखना चाहिए, जो कि दोनों क्रेन ऑपरेटर के बीच तालमेल रखे, यानी कि बीच में एक रिगर रखे ताकि दोनों क्रेन वाले को सिग्नल दे सके। और ऐसे कामों का उपयोग की जाने वाली क्रेन्स की क्षमता हर क्रेन पर आने वाली अनुपातिक लोड से 20% अधिक होना चाहिए। उठाए जाने वाले लोड में कोई लूज मटेरियल ना होना चाहिए, नहीं तो ऊंचाई पे जाके किसी के ऊपर गिर सकता है। लोड व चलती हालत में ऑपरेटर जो कि क्रेन नहीं छोड़ना चाहिए। और क्रेन चलते समय मोबाइल फ़ोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ध्यान भटक जाएगा। अगर कहीं आसपास की बिजली की लाइन हो तो न्यूनतम जो है 6 मीटर की दूरी, उससे हमको गैप मेंटेन करना है, ताकि बिजली जो है जंप करके न आए, इंडक्शन न लगे। और बिजली की लाइन बंद करके, अगर पास में काम करना है तो बिजली की लाइन बंद कर दे। और क्रेन के हुक में एक से अधिक सीलिंग लगाने के लिए डी साइकिल का इस्तेमाल करें, डायरेक्ट सीलिंग उसके हुक में न फंसाएं। और क्रेन के हुक में हुक लेच का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हुक लेच नहीं रहेगा तो कभी भी वो सीलिंग बाहर निकल सकता है, जिसके चलते एक्सीडेंट हो जाएगा। और लिफ्टिंग लग का उपयोग से पहले पूरी जांच कर लेनी चाहिए।
ताकि उसमें कोई वेल्डिंग डिफेक्ट ना हो। क्रेन हुक को ओपनिंग इसकी स्वीकृति जो सीमा है 10% से अधिक नहीं होना चाहिए। कभी कभी क्रेन का जो हुक होता है उसमें उठाएंगे तो कभी कभी क्या है ना, वो थोड़ा फैल जाता है, तो ज़्यादा फैला हुआ ना हो, नॉर्मल हो, एक बार चेक कर लेना है उसका। क्रेन का हुक फुल लिमिट पे आने के बाद विंच ड्रम में रोप के कम से कम 3 राउंड होना चाहिए। अगर विंच मशीन से हम वो सामान उठा रहे हैं तो उसमें 3 राउंड मिनिमम बचना चाहिए जब पूरा पूरा हुक बाहर निकल गया। ऐसा नहीं कि पूरा पूरा जो विंच है वो खाली हो जाए। वायर रोप सीलिंग को अच्छे तरीके से स्टोर करें ताकि उनमें डैमेज ना हो और किंक ना हो, तो ये ध्यान देना है। लिफ्टिंग एरिया में वायर रोप इत्यादि से बेल्डिंग एवं पावर केबल को दूर रखें। बेल्डिंग केबल के संपर्क में आने के बाद वायर रोप शॉर्ट सर्किट होकर कट सकता है। लिफ्टिंग शिफ्टिंग का काम बिना परमिट के न करें। अंधेरा होने पे लिफ्टिंग ना करें। उचित लाइट की व्यवस्था सुनिश्चित करना चाहिए। तो ये रही जानकारी क्रेन से मटेरियल लिफ्टिंग के समय क्या सुरक्षा का ध्यान देना चाहिए। तो आई होप जो है आपको ये पूरा समझ में आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।